एमएसई ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। 49% भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई से होता है। 30% से ज़्यादा जीडीपी भारत सरकार को जो मिलता है वो एमएसएमई से मिलता है। देश को किसान के साथ एमएसएमई की भी जरूरत है। आइए भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। आप सारथी बने हैं जी। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। जी सर। नमस्कार प्यारे व्यापारी भाइयों और बहनों, मैं सीए अंकुश जैन, फाउंडर ऑफ एमएसएमई, बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं आज एक ऐसी शख्सियत का जो परिचय की मोहताज नहीं है, श्री जीबी मोदी जी सर, जो गवर्नमेंट सब्सिडी के गुरु माने जाते हैं। दुलिया में 12,000 स्क्वायर फीट में इनका ऑफिस है और एक काफ़ी सारे स्टेट में काफ़ी सारे एमएसएमई व्यापारी भाइयों बहनों को 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की सब्सिडी प्रोवाइड करा चुके हैं। कंसल्टेंसी से लेकर कमीशनिंग तक का सारा ध्यान रखते हैं एमएसएमई को, ताकि वो अपने व्यापार पे पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें और उनकी सारी समस्याएं सर हर लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, दिशा देते हैं, उनके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपसे और थोड़े सवाल ऐसे पूछें जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद और स्वागत करते हैं हम आपका एमएसएमई के पहले पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, बुलाया, ये एमएसएमई के प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपका मैं ऋणी हूँ। सर सबसे पहले हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि एमएसएमई में क्या डेप्थ है, क्यों गवर्नमेंट रेगुलेटर सभी एमएसएमई पे अचानक से इतना ध्यान देने लगे? अपन एमएसएमई पे गवर्नमेंट अचानक से ध्यान दे रहा है ऐसा नहीं है। एमएसई ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। 49% भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई से होता है। 30% से ज़्यादा जीडीपी भारत सरकार को जो मिलता है वो एमएसएमई से मिलता है और ये बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और आज देश में जो बड़ी समस्या चल रही है, आने वाले युवाओं को हम रोजगार कैसे पुराएंगे जी। तो ये एमएसएमई एक में ऐसा साधन है। और भारत के दृष्टिकोण से हमें ऐसे प्रधान सेवक मिले हैं जो उद्योजकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने कई वेबिनार में और कई प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि देश को किसान के साथ एमएसएमई की भी जरूरत है। बिल्कुल है। तो आने वाला भविष्य एमएसएमई के लिए अति उज्जवल है। तो पीएम मोदी जी को प्रणाम, जीबी मोदी और अंकुश जैन की तरफ से। धन्यवाद सर। जी सर, हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है एमएसएमई में एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री? क्योंकि अभी भी एमएसएमई उतने तेजी से बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या बाहर का इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर है इंडिया से? देखिए, इसीलिए भारत ने कई प्रावधान आपने देखा होगा 2014 के बाद में, जो भारत देश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और आने वाले कुछ साल के अंदर अपन तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं। तो जो रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के प्रति रखा हुआ है, जो लिबरलाइज व्यू रखा हुआ है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा है, जो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट चालू करी है, इसके वजह से आने वाले पीरियड के अंदर एमएसएमई और भारत का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है ये बढ़ने वाला ही है। और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। आइए भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये एक स्टेटमेंट भारत का प्रधानमंत्री जब भारत के लाल किले से बोलता है तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। और मैं चाहता हूं कि भारत की जनता ये संदेश को रियल टर्म में अपने जीवन में उतराए। इसकी प्रगति देश के छोटे छोटे देहातों के जो छोटे छोटे देहात है वहाँ का किसान भी अभी एंटरप्रेन्योर बनने लगा। True, sir. So reform, perform and transform are the keywords I have taken from your words. और ease of doing की बजाय आपने एक लेक्चर में बोला था speed of doing business is the key to success now these days. तो what do you mean by that? See, अभी गवर्नमेंट ने ease of doing business का रैंकिंग किया है, परंतु आप देखते होंगे कि अभी वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, अभी कुछ दिनों में बुलेट ट्रेन चालू होने वाली है। तो आज का जो उद्योग जगत है, आज का जो युवा है, आज का जो उद्योजक है, हम अभी एआई की दुनिया में घूम रहे हैं। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक पुराना शब्द हो गया। अब जो नया शब्द आया है इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो है स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस। अब भारत का जो उद्योजक है, जो एमएसएमई है,
जो बड़े उद्योजक है वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के क्लियरेंसेस, भारत सरकार के क्लियरेंस, लोकल अथॉरिटी के क्लियरेंस हमें जितने फास्ट मिलेंगे उतना फास्ट भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। ट्रू सर, चाइना और का मॉडल भी देखा है, ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट किया है, इसलिए उनको सक्सेस मिली हुई है, तो भारत को भी वैसे ही सक्सेस मिलेगी। आज अपने जो नेशनल हाईवे है ये क्यों बन रहे? स्पीड ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्टेशन। तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस इज द फ्यूचर बजवर्ड फॉर एमएसएमई इकोसिस्टम। सर, सब्सिडी में आपका बहुत नाम है, और एमएसएमई को आप कैसे डिफाइन करेंगे और उनको क्या क्या बॉटलनेक आते हैं सब्सिडी मिलने में? सर सब्सिडी देखिए, भारत के अंदर सब्सिडी या ये कोई नया शब्द नहीं है जी। जहाँ तक अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, 1964 से महाराष्ट्र सरकार के अंदर महाराष्ट्र में सरकार सब्सिडी देते आई हुई है। 1964 पहली स्कीम बनी थी। उसके बाद में अभी जब इकोनॉमी अचानक बूस्ट करी, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल और अलग अलग नारे लगाए तो एमएसएमई का शब्द आया। और अभी क्या हो गया, उद्योजकों, देखिए उद्योजक का प्रथम धर्म होता है अपने बिजनेस पे ध्यान देना। बिल्कुल। आप और हमारे जैसे, और पर्टिकुलरली मैं तो ये एमएसएमई का बहुत बड़ा आभार मानता हूँ देश के लिए। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आपका पोर्टल मैंने जब देखा तो मैं भौचक्का रह गया कि आप एक क्लिक के ऊपर उद्योजकों को कौन कौन सी स्कीम है, न कि एक, उसको एप्लीकेबल कितनी स्कीम है वो सब मालूम पड़ जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब भारत सरकार और महाराष्ट्र और हर सरकार, यू नेम द स्टेट इन द कंट्री, हर सरकार अभी अपने अपने राज्य में उद्योजकों को उनका उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। और ये जो सब्सिडी की योजनाएं है, यह एमएसएमई के प्लेटफॉर्म द्वारा या हमारे जैसे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे वो उद्योजकों को ज्ञात करवा रहे। हालांकि ये रोल रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर वो 2000-5000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे तो मैं चाहता हूँ कि वो रिस्पेक्टिव सरकार ने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया इंडस्ट्री के अवेयरनेस के लिए भी खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो सब्सिडी नो डाउट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था, उस राज्य में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ट्रू सर। सर, आपने जैसा बोला कि धंधे वाले के लिए धंधा ही सबसे बड़ा धर्म है। डेफिनेटली। तो उसके बिजनेस में सब्सिडी ऑप्शन है या नेसेसिटी है? देखिए साहब, अभी कुछ धंधे ऐसे हो चुके हैं कि जिनको वायबल बनाने के लिए, अभी आप मुझे बोलोगे तो मुंबई में मुझे प्रोजेक्ट डालना है तो मेरे लिए वायबल नहीं है, क्योंकि लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगर मैं ये मोफिशियल महाराष्ट्र में जाता हूँ तो मुझे अगर कुछ इंसेंटिव मिला, वहाँ पर मुझे रोजगार वहाँ पे मैं पैदा कर रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री को मैं उस अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में लेके जा रहा हूँ, मैं राजस्थान में लेके जा रहा हूँ, मैं मेरा प्रोजेक्ट 7 सिस्टर हिमाचल में लेके जा रहा हूँ, आसाम में लेके जा रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव नहीं देगी तो मैं क्यों प्रोजेक्ट डालूंगा? जी। दूसरी एक बात बताता हूँ, आपने कभी कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुना होगा। कोल्ड स्टोरेज या ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत का पेरिशेबल कमोडिटी का सेल्फ लाइफ बढ़ाती है। अगर कोल्ड स्टोरेज ना होता तो आपको ऑफ सीजन के अंदर आम नहीं मिलता था, ऑफ सीजन में आपको चीकू नहीं मिलता था, ऑफ सीजन में आपको मैंगो, कोई चीजें नहीं मिलती। बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर पेरिशेबल फूड का शेल्फ लाइफ बढ़ गया, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता था। इसीलिए भारत सरकार के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 50 से 35% ऑफ प्रोजेक्ट को सब्सिडी अदा की जाती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल। आपको अगर कुछ पता होगा, 2001 में नेशनल मिशन ऑन कॉटन आया था, उसने भारत के अंदर भारत सरकार ये 35 लाख कॉटन बेल्स का इंपोर्ट करती थी। आपको पता है आज भारत का अंदर कॉटन का उत्पादन 303 करोड़ 50 लाख बेल्स का हो रहा है, और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 1 करोड़ बेल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों? भारत सरकार ने मात्र 250 करोड़ रुपया कॉटन जिनिंग प्रेसिंग का आधुनिकीकरण करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए दिया। कितना बड़ा मिरेकल हो गया, देश को कितने बड़े पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज मिला। तो ये देश के लिए भी विन विन सिचुएशन होती है और देश के उद्योजकों के लिए भी विन विन सिचुएशन होती है। इट मे बी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बट इट इज द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो।
इन लॉन्गर इंटरेस्ट भारत के हित में ही ये सब्सिडी देना और उद्योजकों के हित में इसलिए है क्या वो वायबल हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं थोड़े से अपनी अंडरस्टैंडिंग और दर्शकों को रीइटरेट करने के लिए वापस से बताना चाहूँगा। जैसे कोल्ड स्टोरेज के बारे में सर ने बताया, वो भी इंफ्रा में ही आता है और अप टू 50% की सब्सिडी, मतलब कोई भी व्यापारी जो कोल्ड स्टोरेज डालेगा उसको कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। पेरिशेबल आइटम अब उस महीने में नहीं, जैसे बॉम्बे के बारे में आपने सुना होगा 12 महीने सारे टाइप की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज। और ये एमएसएमई बिजनेस है लेकिन ये एग्री एंसिलरी भी है, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट की पेरिशेबल लाइफ बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है कैपिटल सब्सिडी से। तो ये सब समझा है हमने। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सब जानकारी से लाभान्वित होंगे। जो भी व्यापारी इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं वो प्लीज़ जीबी मोदी सर से डायरेक्ट जुड़िए या एमएसएमई से जुड़िए, हम आपको कनेक्ट कराएंगे और मिलके आपको आपका व्यापार कम कॉस्ट में बढ़ा के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने में सहयोग करेंगे। शुक्रिया सर। इसी को कॉम्प्लीमेंट्री में आपको और एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपने 2021 का प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्बोधन सुना होगा जी, तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, हम 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लेके आएंगे। कितना? 1 लाख 1 लाख करोड़। आप किसानों को कितना भी डायरेक्ट बेनिफिट दे दो, परंतु जब तक उसकी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होने वाली कमोडिटी का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, एक कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं तैयार होगी, तब तक इस देश का किसान आर्थिक समृद्धि पे मार्ग पर नहीं आ सकता है। और उसको समृद्धि के मार्ग पे लाने के लिए इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अप टू 2 करोड़ के लोन के लिए कोलैटरल फ्री लोन कर दिया। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप इमेजिन नहीं कर सकते, देश के हर कोने में, हर छोटे छोटे देहातों में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की निर्मित हो गई। तो दूरदृष्टि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोचो, वो क्या दे रहे, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, पर देश के उद्योजकों ने उस स्कीम को अपने सर पे बैठा के इस देश के किसानों का कितना बड़ा हित किया। तो एक छोटी सी पहल लघु उद्योजकों की, देश सरकार ने 1 हाथ आगे करा, भारत के उद्योजकों ने 4 कदम आगे चले। तो बेसिकली प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच ने किसानों को इनडायरेक्ट बेनिफिट दिला के इंडस्ट्री खरीद कर दी, एक इंसेंटिव दिया जो कहीं ना कहीं वापस भी आ ही जाता है देश की इकोनॉमी में। जब देश के लोग आगे बढ़ते हैं, किसान आगे बढ़ते हैं, व्यापारी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, सोच तो उत्तम है। उत्तम है सर। शुक्रिया सर। सर, हमारे व्यापारियों को कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती हैं। उन्होंने सुना बहुत है कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीमों की सब्सिडी, बट प्रैक्टिकली क्या इतना इजी होता है या फिर क्या ऑब्स्टिकल आते हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे व्यापारी तो बीच रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं? सर देखिए, सब्सिडी कोई भी सरकार अगर देती है ना, वो इंडस्ट्री के लिए हो या किसान किसी के भी लिए हो, उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके गाइडलाइंस बने हैं, उसके क्राइटेरिया बने हुए हैं। आपने अगर उनके गाइडलाइंस के हिसाब से आपका प्रपोजल सबमिट किया जी, तो मैं आपको 100% अश्योरेंस देता हूँ कि किसी की सब्सिडी नहीं रुक सकती है। क्या होता है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को इंटरप्रेट करना, समझना, ये बहुत जरूरत से होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, गाइडलाइंस का वायोलेशन करते हैं, कुछ पैसा लग जाएगा कहाँ बचाने की कोशिश करते हैं, कोई कंप्लायंस से इसके नॉन कंप्लायंस कर लेते हैं, या फिर गाइडेंस का अभाव, ये भी एक कारण होता है। और अभी पिछले, जैसे आपका एमएसएमई, आपका जो पोर्टल है, इसके ऊपर आपने इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कैसे चलेंगे, उसके फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप एक्सपर्ट से कनेक्ट करिए। तो ये जो फैसिलिटी अभी उद्योजकों को मिल रही है, एमएसएमई को मिल रही है, मैं नहीं चाहता या सोचता हूँ क्या कोई भी सरकार सब्सिडी देते टाइम पे ये उनका निर्णय होता है या उनकी मंशा होती है कि हम सब्सिडी किस तरह से ना अदा करें जी। उनका तो व्यू है, उन्होंने स्कीम ही इसलिए लाई है कि हर उद्योजकों को सब्सिडी मिले। बिल्कुल। पर ये उद्योजकों की भी जरूरत है क्या उन्होंने नियम का पालन करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हुए, उनके अगर मोटे तौर पे बात करें तो भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मौज के कुछ 25-26 डॉक्यूमेंट है जो आपको, आप सब्सिडी को भूल जाओ, आप बैंक से लोन भी तो लेना चाहते हैं, तो जो बैंक के लिए लोन के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं,
मैं कहता हूँ 80% डॉक्यूमेंट आपको सब्सिडी के लिए भी लगते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सब्सिडी किसी को नहीं, जिसको नहीं मिली वो बोलते फिरता है मुझे सब्सिडी नहीं मिली, पर वो अपने अवगुण नहीं बताता है। True. एक बच्चा फेल होता है तो अपने माँ बाप को क्या बोलता है, नहीं 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 एग्जामिनर ने मेरा पेपर अच्छा चेक नहीं करा, पेपर टफ आया था। पेपर टफ है। परंतु मेरा अनुभव ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर आपने फाउंडेशन सही तरीके से डाला तो आपको गारंटी है कि आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, विदाउट एनी करप्शन आपके अकाउंट में आएगी। जी नहीं, मैंने भी जितना मोदी जी को सुना है कि इंटेंट तो गवर्नमेंट का है कि डिजर्विंग व्यापारियों को सब्सिडी मिले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो, तभी तो वो इतना प्रावधान करते हो, सब्सिडी देना चाहते हैं, मतलब इंटेंट में तो देना है। तो यदि व्यापारी कंप्लाइंट हो, एक्सपर्ट की दिशा अनुरूप काम करें, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और एक्सपर्ट की गाइडेंस में काम करें तो सब्सिडी मिलती तो है। यही आपका 100%। क्या होता है साहब, देखिए मैं थोड़ा उसको हंसी के रूप में लूंगा। भगवान के सारे मंदिर खुले पड़े जी, फिर भी हमें पंडित जी की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे जाके भगवान को हाथ जोड़ लीजिए ना। पर अपनी मन नहीं मानता। तो आपको सही ढंग से अगर कुछ काम करना है, आप कोई भी ले लो, आरटीओ का ऑफिस ले लो, कहीं भी चल जाओ, आपको एक बीच में एक्सपर्ट कंसल्टेंट, उसको मैं ब्रोकर मिडलमैन शब्द नहीं यूज, बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। आपको फ्रंट एंड पे हेल्प कर रहा है, और पैसे फ्रंट एंड पे दे आर प्रोफेशनली एक्सपर्ट, जी। दे नो द इकोसिस्टम, दे नो द डॉक्यूमेंटेशन। आप इन लोगों का हेल्प लेके अगर आपका काम सी सर, अगर आपको 50% सब्सिडी दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो हाउ मच इज द सब्सिडी ऑन 5 करोड़ प्रोजेक्ट? 2.5 करोड़। तो आप 2.5 करोड़ सब्सिडी लेने के लिए अपने आप ही काम करोगे क्या? किसी एक्सपर्ट का नहीं, तो व्हाट इज द कॉस्ट? आपका 2.5 करोड़ रुपया निकल गया। आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको 2.5 करोड़ रुपए से नुकसान पहुंचा सकती है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल क्या जो वो फील्ड के एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आप आपका सब्सिडी का फाइल करो। इट मे बी अ कॉस्ट टू यू, कुछ एक मिनिमम प्रोफेशनल फी कोई भी लेता है। वो तो मैं समझता हूँ सर, जो कॉस्ट आप एक्सपर्ट को देते हो विधि विधान से सब्सिडी लेने में, उतना समय में आप बिजनेस पे फोकस करके अपने बिजनेस से पैसे कमा सकते हो। तो एक्चुअली कॉस्ट नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइस से समय भी बचेगा और एफर्ट्स भी बचेंगे। वो एफर्ट्स मैं तो कहूँगा हर उद्योजकों को कहूँगा, मैं थोड़ा इंटरफियर कर रहा हूँ आपकी बात में, परंतु जो काम एमएसएमई सारथी पोर्टल कर रहा है, आपने एक शब्द यूज किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सारथी बने हैं जी। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे जी सर, वो तो भगवान थे जी। फिर भी अर्जुन के सारथी बने। तो आप इस विश्व में भारत में उद्योजकों के सारथी बने हैं, तो आप तो भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा कर रहे हैं जी। तो बहुत बड़ी बात है। सारथी तो हम आप सब मिलके हैं, हम तो सेवक की तरह काम करेंगे, देश का व्यापारी बढ़ेगा, हम सब भी अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, देश बढ़ जाएगा। उद्देश्य अच्छा है जी, आपका एमएसएमई सारथी का उद्देश्य अच्छा है। उद्देश्य इस देश के लघु उद्योजकों के आप सारथी बन के काम कर रहे हो, मेंटर बन के काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सर। एमएसएमई बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। सर क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की टॉप गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी रिलेटेड क्या है? सर अगर महाराष्ट्र की अगर बात करोगे ना आप, एज ऑन टुडे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तकरीबन 18 से 20 सब्सिडी की स्कीम सेक्टर वाइज चल रही है। जैसे महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी, ई व्हीकल पॉलिसी, महाराष्ट्र वुमन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी, महाराष्ट्र डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी, महाराष्ट्र फिनटेक पॉलिसी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। आप थक जाओगे इतनी पॉलिसी। जी जी, आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ उद्योजकों को महाराष्ट्र सरकार से देने के लिए बहुत कुछ है, अभी उद्योजकों को लेना है, ले पा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको मैं अक्सर एक शब्द यूज करता हूँ, जिस मदर पॉलिसी ऑफ ऑल द पॉलिसी, इफ एनीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन द टेरिटोरी ऑफ महाराष्ट्र, you are eligible to get subsidy except मुंबई एंड पुणे। फिर आप बोलेंगे सर मुंबई वालों ने क्या नुकसान कर दिया जो उसको जगह भी नहीं सर मैन्युफैक्चर करने की। क्या है सर, सी द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वांट टू अंडर डेवलप्ड स्टेट जो पार्ट है महाराष्ट्र का उसको डेवलप, इंक्लूसिवनेस। तो ये पूना और बॉम्बे छोड़ के महाराष्ट्र सरकार अप टू 50 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट से 100%, मैं शब्द दोबारा रिपीट करता हूँ,
अंकुश जी 100% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 100% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब सोचिए महाराष्ट्र के 4 जिले ऐसे हैं, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम एंड धाराशिव, हिंगोली, इस जिले के जिला पूरा अगर कोई भी प्रोजेक्ट डालता है और इस प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अप टू 50 करोड़, 100% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज सब्सिडी। सब एज गुड एज फ्री में फैक्ट्री डल गई। फ्री में तो नहीं बोले जाएगा, सी इट इज यू रन द फैक्ट्री देन यू कैन अर्न द बेनिफिट। सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन। प्रमोटर को अपनी फैक्ट्री लगानी एंड दैट्स व्हाई फॉर योर इंफॉर्मेशन नंदुरबार is a district in the state of Maharashtra which is a border district of मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और मध्य प्रदेश का गुजरात का टेक्सटाइल प्रोजेक्ट सूरत का वो महाराष्ट्र में आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मुझे स्टेटमेंट आया था, यार ये हमारे जिले का खरगोन जिला ले लो, बड़वानी जिला ले लो, धार जिला ले लो, ये क्या हो गया, पूरा टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में पलायन कर रहा है। तो महाराष्ट्र की स्कीम इतनी अट्रैक्टिव है, मैं तो चाहता हूँ ये MSME ये कार्यक्रम ये इस महाराष्ट्र की हर स्कीम के बारे में नेबरिंग स्टेट में जाके रोड शो करे। ये काम तो महाराष्ट्र सरकार का है, परंतु आप सारथी बने हैं ना, तो आप सारथी सच्चे मन से बनो जी। और बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छे पैमाने पे इसका बेनिफिट उद्योजक ले रहे हैं। आप बॉम्बे में बैठे हो, मैं तो महाराष्ट्र के यवतमाल जिला, गढ़चिरौली जिला, आपका अकोला जिला, हिंगोली जिला, परभणी जिला, नांदेड़ जिला, बीड़ जिला, लातूर जिला, आप शायद गए भी नहीं हो। ऐसे ऐसे एरियो में मैं गया हूँ जहाँ पर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के यूनिट दूसरे राज्य के लोग आके लगा रहे, कर्नाटका के लोग आके महाराष्ट्र में लगा रहे, तेलंगाना के आके, बिकॉज ऑफ दी पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 of the government of Maharashtra which is offering 30% to 100% of the project। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है कि सिर्फ बांग्लादेश क्राइसिस को कैपिटलाइज नहीं किया, बाकी भी जो नेबरिंग स्टेट स्मार्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी कैपिटलाइज कर रहे हैं। और आई एम श्योर बिजनेसमैन इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कौन सी लोकेशन पे कितना बेनिफिट मिलेगा आपके जैसे एक्सपर्ट की गाइडेंस के कारण। नहीं सर, आपकी वेबसाइट पे सारी चीजें दी हुई है, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ। आप तो आप इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना के काम कर रहे हैं कि उद्योजकों का आधा टेंशन आपने दूर कर दिया। शुक्रिया सर। और आपके मालूमात के लिए भारत में जितने राज्य हैं, हर राज्य में उनकी MSME के ग्रोथ के लिए सब्सिडी की स्कीम बनी हुई है। बिल्कुल। परंतु मैंने जितने राज्यों की सब्सिडी स्कीम का स्टडी किया, मैंने गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी वर्सेस महाराष्ट्र टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर गुजरात के सूरत में जाके लेक्चर दिया था। हाउ महाराष्ट्र इज बेटर देन गुजरात। इफ दे वांट रिफॉर्म देन समवन एल्स विल। तो पूरे भारत के अंदर हर राज्यों में स्कीम बनी हुई है, परंतु महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टिकोण से आगे क्यों है? बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और सर बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट लाइक यू गिव द कंपैरिजन कि विद इन द इंडिया आल्सो कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में व्यापारी सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। सो थैंक यू फॉर गाइडिंग और ऑडियंस लाइक दैट। जनरली कितना ड्यूरेशन लगता है और क्या डॉक्यूमेंट होते हैं इस सब्सिडी के लिए? सर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ना, आपके भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के भी, या कोई भी प्रदेश में चल जाओ जिनके उनके पोर्टल बने, जैसा आप यूपी इन्वेस्ट करके वेबसाइट है, मध्य प्रदेश की MP इन्वेस्ट करके वेबसाइट है, तेलंगाना की है। ये सब अभी जो आधुनिक युग चल रहा है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। उसके अलावा आपकी खुद की एक वेबसाइट जो MSME सारथी करके काम चल रहा है, वहाँ से भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, आप एज ए उद्योजक कोई भी फैक्ट्री लगाते हो तो आप एक विचार करिए, कंसेप्ट टू कमीशनिंग, आपको जगह खरीदनी है जी, तो लैंड परचेज डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो तो वैसे भी आपको खरीदने हैं। उसके बाद में आप जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसका प्लान अप्रूवल लगेगा, जैसे आप मकान बनाते हो वैसा नक्शा मंजूर करना है। एक और डॉक्यूमेंट लगता है प्रदूषण महामंडल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस, वो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, ऐसे भी आपको वो लेना ही लेना है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन वैसे भी आपको लेना वो है, तो self जीएसटी declared हो रजिस्ट्रेशन वैसे भी आपको लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के बैंक से लोन सैंक्शन करने के उसके लिए भी लेना लगते है, हैं। जी वहाँ आप कोटेशंस देते हो, आपको बैंक अप्रेजल रिपोर्ट बना के देती है, सैंक्शन लेटर देती है। आपके मालूमात के लिए महाराष्ट्र सरकार की पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में आपको लैंड परचेस के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती वो भी माफ है। कैन यू great. इमेजिन? That's और नॉट ओनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड परचेस करने की स्टैम्प ड्यूटी माफ है। अब बहुत से उद्योजकों को स्टडी न होने से वो लैंड परचेस कर लेते हैं, उस जगह आपके जैसे सारथी लोग आ जाते हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो जितना अवेयरनेस होगा उतना पैसा बचा जितना लेंगे। अवेयरनेस आएगा उतना उद्योजकों का फायदा और होगा। जैसा आपने बोला था 80% डॉक्यूमेंट तो 80% डॉक्यूमेंट आप सब्सिडी लो या मत लो सर, जी आपको बैंक लोन तो लेना है तो आपका 80% डॉक्यूमेंट तैयार हो, वही लगेगा। 20% आप उद्योग सारथी पे, आपके एमएसएमई सारथी को छोड़ दो, वो बना देगा, बिल्कुल। आपकी सब्सिडी आ जाएगी। ट्रू 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 सर, बहुत बहुत सो धन्यवाद सर। सिंपल, सो सिंपल। जी, मुझे उम्मीद है ये जानकारी बहुत काम आने वाली है हमारे व्यापारियों को, खासकर वो लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। सर आप इतना इंस्पायर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जर्नी क्या रही है? सर मैं तो एक किराना व्यापारी का लड़का हूँ। मुझे अगर मेरा 10th या 12th तक का एजुकेशन मैं किराना दुकान चलाता था। मेरे गांव छोटा सा गांव है, महाराष्ट्र का बैकवर्ड जिला सर, वैसे कहलाता मैं है। आपको बोलूं बनिया के दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, किराने की दुकान कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। नहीं पिताजी तो हमारे काली टोपी सफ़ेद धोती पहनते थे, साइकिल पे चलते थे, पर भैया साहब ने कुछ गुण देखा मेरे अंदर के इस बच्चे को पढ़ाओ, तो फिर मैंने जाके ग्रेजुएशन पूना से किया। जी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का एक सपना था, बॉम्बे में आके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। 89 का मैं पास आउट हूँ सीए में। बॉम्बे में बहुत कोशिश की पर कुछ दाना पानी बना नहीं, बॉम्बे छोड़ना पड़ा क्योंकि संसार नहीं मुझे निभा लगता है पाया। दुलिया आपके कारण उनका भाग्य खुलने वाला था, दुलिया वालों का, इसलिए आपको वहाँ पे जाना नहीं, हुआ। वो विडम्बना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं 93 में बॉम्बे छोड़ के दुलिया गया। मैंने दूध डेयरी में एज ए अकाउंटेंट करके काम किया। 2 साल मैं अकाउंटेंट करके था एक मिल्क डेयरी में। वहाँ मैं दिन भर दूध कलेक्ट करना, उनके हिसाब लिखना, उनको पैसे चुकाना और फिर दूसरे दिन दूध कलेक्ट करना, ये काम किया। 95 में भाई साहब ने बोला कि नहीं, मुझे उन्होंने उनकी किराना दुकान से थोड़ी सी जगह करके मेरा ऑफिस खोल दिया। ओके, सी का ऑफिस। सीए का ऑफिस मैंने खोला और फिर वहाँ से जो मन मैंने लगाया तो मुझे एक पहला प्रोजेक्ट मिला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग का। और मुझे वो फी नहीं मिलने वाली थी। देखो मेरा एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी डॉक्टर MBBS MD बनता है तो 2-4 पेशेंट उसको मरे हुए हैंडल करने को मिलेंगे तभी बनता है। तो मेरे जीवन में मैं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। और मैं जब उस वक्त जिला उद्योग केंद्र में गया कि भाई मुझे ऐसे ऐसा है और ये बंदे को सब्सिडी मिलाना है, तो जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर ने मुझे बोला गेट आउट। ओके, क्या बोला? गेट आउट, वी डोंट एंटरटेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। नाम मोदी है, अपमान कर दिया, सीए की डिग्री लगे बाद में बोल दिया कि गेट आउट। सर मोदी नाम का वजन समझता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके उन्हीं के पास गया कि द प्रमोटर हैज गिवन मी द अथॉरिटी लेटर। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ जिला उद्योग केंद्र में तो सीए को परमिशन नहीं है। और वहाँ से मुझे जो लिंक मिली तो मैं गत 35 से 30 ईयर तक MSME का ही काम कर रहा हूँ। और मुझे अभिमान है, सार्थ अभिमान है, होना भी चाहिए। मेरे कंसल्टेंसी से भारत के अंदर 700 जिनिंग प्रेसिंग लगी। दैट्स वंडरफुल सर। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन था 1000 आधुनिक जिनिंग फैक्ट्री बनाना। 70% आपने भारत के 11 राज्यों में घूम के मैंने 700 जिनिंग प्रेसी को और तन और मन से, और मैं सभी जितने भी कंसल्टेंट या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सुनते होंगे, आप आपके MSME के उद्धार के लिए उनकी कंसल्टेंसी करो। पैसे के लिए करोगे तो पैसा तो बहुत मार्ग से मिल जाएगा। True. परंतु जिस हिसाब से मैंने वो 700 जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री लगवाई और वो प्रोडक्शन में आए, सर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि भारत में कोई भी जिनर अगर जिनिंग डालना चाहता है तो उसको एक ही नाम मालूम था, CAGB मोदी। वेरी ट्रू सर। 70% काम तो उसका आपने किया कारण पूरे क्या देश था का। मालूम? उसका फैक्ट्री का लेआउट कैसे बनना चाहिए, ये मेरा फील्ड है, सीए का फील्ड नहीं है। दूर दूर तक नहीं है सर। फैक्ट्री का लेआउट कैसे बनेगा, मेरा कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, मेरे बिजली का कनेक्शन कहाँ मिलेगा,
भारत में केवल 3 मशीनरी सप्लायर थे, आज भी 2 ही है ओके कॉटन जिनिंग के, परंतु मेरी इतनी मास्टरी बन गई थी कि कौन सी मशीनरी कहाँ फिट करना। तो मैं यही कहूँगा उद्योजकों को, आप प्रॉपर कंसल्टेंट ढूंढो, और कंसल्टेंट को बोलूँगा आप जब भी उद्योजकों को सलाह देते हो तो आप उसके डीप में जाके सलाह दो। आप उस जितना उसको सहयोग करोगे, उसके अकाउंट में सब्सिडी ला के देंगे, आपको मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आपका क्लाइंट ही आपकी मार्केटिंग करेगा। और सर मैंने 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया कॉटन जिनर्स के हाथ में लाके दिया। तो हमारी इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एमएसएमई का सब्जेक्ट अगर किसी से बात करो, हमारे काउंसिल मेंबर या सीसीए, वो बोलते थे ये क्या सब्जेक्ट लेके आए, नहीं इसको कोई सुनने को नहीं आएगा सीए। सर आज हमारे सीए इंस्टीट्यूट के अंदर कमेटी ऑन एमएसएमई एंड स्टार्टअप बनी हुई है, और 19 सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई हो चुके हैं। और आज भारत के एमएसएमई के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। सब्सिडी इंडस्ट्री के हाथ में लाके देने का काम ये हम लोगों ने, मेरे जैसे स्पीकर ने जब ये टॉपिक लिया और मैंने जब लोगों को एजुकेट करना चालू करा, आई थिंक मैंने 400-500 लेक्चर्स दे चुका हूँ भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न फोरम पे जाके। अब ये सब्जेक्ट अभी भारत के हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के जबान पे आ गया है, और हर उद्योजक अभी भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आपके जैसे ई-एमएसएमई सारथी के पोर्टल को अपना अभिन्न अंग मानता है, और आपके जैसे लोगों से कंसल्टिंग करके अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करता है। सर वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए एमएसएमई बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो हम सब समझ चुके हैं। इनके बिना देश का निर्माण और सर उसीलिए आप देखिए अभी 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के अंदर वाइब्रेंट मध्य प्रदेश का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट हो रहा है। आपने कभी सुना था? भारत के हर राज्य में हर साल माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2003 में, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात चालू किया था, और हर 3 साल में वाइब्रेंट गुजरात वहाँ होता है। पूरे देश ने उसका फॉलो किया। अब हर राज्य में, आसाम में, उड़ीसा में हुआ एडवांस इन्वेस्ट समिट, कर्नाटका में हुआ। तो अभी तो भारत के अंदर उद्योजकों को वातावरण निर्माण हुआ है। अभी न केवल भारत के उद्योजक, विश्व के उद्योजक, टेस्ला के बारे में सुना, अभी वो डाल रहा है महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही। ट्रम्प साहब डर रहे हैं कि ट्रम्प साहब डर रहे हैं, आप मत जाओ इंडिया, मत जाओ इंडिया। तो भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो ये एमएसएमई को ग्रोथ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आप और हमारे जैसे जो कंसल्टेंट है, ये वी आर द पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। वेरी ट्रू सर, ये बहुत सही काम कर रहे हैं हम लोग। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। विद दिस मैं फिर से आपसे नम्रता के साथ आपको हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत की बात नहीं, इतनी बढ़िया एडवाइस दी है आपने हमारे दर्शकों को। देखिए ये तो शुरुआत है। मैं दर्शकों को कहूँगा कि आपको, और पर्टिकुलरली मैं नव उद्योजकों को कहूँगा, क्या आप कभी कैपिटल ये ड्रॉबैक है, बैंक से लोन मिलता नहीं ये ड्रॉबैक है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना, शिशु योजना, कोलेटरल फ्री लोन, इतने प्रकार के एवेन्यूज तैयार कर दिए हैं। क्या अभी कैपिटल ये कोई लिमिटेशन नहीं रहा है? अभी आप बैंकों में प्रपोजल डालिए, ऑनलाइन डालिए, कितने पोर्टल, ये एमएसएमई सारथी का अपना खुद का एक पोर्टल बना हुआ है। तो उद्योजकों आपको मैं कहूँगा, अभी जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो। ये सलाह मैं आपको आज देना चाहता हूँ। अभी जॉब के पीछे मत भागो, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। आप भविष्य के बहुत बड़े उद्योजक बनने वाले हैं। आप इस देश के अंदर बहुत बड़े फ्यूचर अंबानीज आप बनने वाले हो, फ्यूचर अडानी आप बनने वाले हो। आप नींव तो डालो, यश आपके पीछे दौड़ेगा। सर दर्शकों के बिहाफ से भी धन्यवाद। इंटेंशन और कैपेबिलिटी बढ़ाते रहिए, बाकी सब हो जाएगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी वक्ताओं, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।